शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है। नाबार्ड ने दूसरा अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया। तो अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण को 2016-17 में एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के रूप में शुरू किया गया था। यह ग्रामीण आबादी की आजीविका की स्थिति और वित्तीय समावेशन, जिसमें ऋण, बीमा, पेंशन आपके सम्मिलित हैं, के स्तर के संदर्भ में व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। साथ ही 2016-17 से लेकर अब तक ग्रामीण विकास के आर्थिक और वित्तीय संकेतकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु: परिवारों की औसत मासिक आय में 57.6% की वृद्धि हुई। परिवारों के उपभोग बास्केट में खाद्य का हिस्सा 51% से घटकर 47% हो गया। ग्रामीण कृषि क्षेत्रक में वित्तीय समावेशन के एक प्रमुख साधन के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड बहुत प्रभावी पाया गया है और भूमि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर से घटकर 0.74 हेक्टेयर हो गया है। सर्वेक्षण में शामिल होने वाले बेहतर वित्तीय साक्षरता वाले लोगों का अनुपात 33.9% से बढ़कर 51.3% हो गया है और संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने वाली कृषि परिवारों का अनुपात 60.5% से बढ़कर 75.5% हो गया है। ग्रामीण आय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? पहली, सरकारी सहायता। जनवरी 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 5.6 करोड़ परिवार ने रोजगार प्राप्त किया है। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई और आजीविका को सुरक्षा मिली। ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि। तो आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2018-19 में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी 19.7% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 27.7% हो गई थी। अब देखते हैं नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के विषय में। इसका गठन वी शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। यह भारत का शीर्ष विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1982 में संसद के एक अधिनियम के तहत सतत और न्याय संगत कृषि एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अब देखते हैं नेफिंडेक्स के विषय में। नेफिंडेक्स वित्तीय समावेशन की माप। NFIS 2016 से 17 के माध्यम से एकत्र किए गए क्षेत्र स्तरीय डेटा के आधार पर भारत के अलग अलग राज्यों के लिए नेफिंडेक्स तैयार किया गया है। सूचकांक तैयार करने के लिए 3 आयामों पारंपरिक बैंकिंग उत्पाद, आधुनिक बैंकिंग उत्पाद और भुगतान प्रणाली पर विचार किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं अपनी अगली न्यूज़, जो है सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन और 2 स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के सौदे को मंजूरी दी है। 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद और 2 परमाणु ऊर्जा संचालित हमलावर पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण से भारत की सैन्य शक्ति में वृद्धि होगी। MQ-9B ड्रोन के विषय में देखते हैं। ये मानव रहित हवाई वाहन है। अधिक ऊंचाई पर और बहुत लंबे समय तक आकाश में उड़ान भर सकते हैं। ये खुफिया सूचनाएं जुटाने, टोह लेने और निगरानी करने की क्षमताओं से लैस है। साथ ही बहुत सटीक हमला करने में भी सक्षम है। इसकी विशेषताएं हैं: ये उपग्रह की सहायता से 40 घंटों तक उड़ान बनाए रखने में सक्षम है। ये भूमि, समुद्र और हवा में लक्ष्य को भेज सकता है। 2 प्रकार हैं इसके, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन यानी समुद्री श्रेणी। इस सौदे में 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन MQ-9B शामिल हैं। सी गार्डियन ड्रोन्स नौसेना को दिए जाएंगे, जबकि स्काई गार्डियन ड्रोन्स थल सेना और वायुसेना यानी प्रत्येक को 8-8 सौंपे जाएंगे। ठीक है, MQ-9B से संबंधित सौदे का महत्व देखते हैं। तो चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए भारत की निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। यह सौदा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण रणनीति का हिस्सा है। साथ ही यह सौदा उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ परिचालन की तत्परता को बेहतर बनाएगा। भारत अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा। परमाणु ऊर्जा संचालित हमलावर पनडुब्बियां के विषय में देखते हैं। इन्हें एंटी सबमरीन युद्ध, एंटी सरफेस शिप ऑपरेशन और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेषताएं हैं: ये टॉर्पीडो और कभी कभी क्रूज मिसाइलों से लैस होती हैं, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं ले जा सकती हैं। ये तेज व शांत होती हैं तथा इनका पता लगाना मुश्किल होता है। लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। SSNS संबंधित सौदे का महत्व देखते हैं। भारत की अवरोधन और परिचालन क्षमताओं को मजबूत करेगा। साथ ही यह जल के नीचे युद्धक क्षमता की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा भी देगा। ठीक है, ये बात की हमने अपनी अमेरिका से जो 31 MQ-9B ड्रोन और 2 स्वदेशी परमाणु हमलावर पनडुब्बियों के सौदे को जो मंजूरी दी गई है सुरक्षा मामलों में मंत्रिमंडलीय समिति ने दी है, जो कि ठीक है, ये बात है इसके विषय में। अब बात करते हैं। एक अध्ययन में झारखंड के पूर्वी दक्षिण कर्णपुरा कोयला क्षेत्र में शैल गैस उत्पादन की संभावना प्रकट की गई है। यह अध्ययन लखनऊ के बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया है और यह संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। किसी क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन उत्पादन की संभावना काफ़ी हद तक वहाँ मौजूद कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है।
शेल गैस के विषय में देखते हैं। ये एक प्राकृतिक गैस का प्रकार है जो शेल चट्टानों की गहरी परतों में पाई जाती है और इसका मुख्य घटक मीथेन है। शेल गैस को निकालने के लिए हाइड्रोक्लोरिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसमें शेल चट्टानों में उच्च दबाव से पानी, रेत और रसायनों का मिश्रण इंजेक्ट किया जाता है। इस उच्च दबाव के कारण शेल चट्टानें टूट जाती हैं, जिससे गैस को बाहर निकालने का मार्ग मिल जाता है। गवार गम शेल गैस को निकालने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गवार गम गवार के बीज से बने गोंद को कहा जाता है। शेल एक महीन कणों वाली अवसाद चट्टान होती है। लंबे समय के दौरान क्ले, सिल्ट, पंख और कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप बनती है। शेल्स का निक्षेपण प्राय प्राचीन समुद्रों, नदी, डेल्टा, झीलों और लैगून में होता था। ये पृथ्वी की सतह एवं गहराई में दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन से हैं? 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति हेल्प को मंजूरी दी गई थी। इसमें शेल गैस सहित पारंपरिक और अपरंपरागत संसाधनों को शामिल करने वाली एक समान लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाई गई है। ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उनके मौजूदा तेल एवं गैस ब्लॉक्स में शेल गैस की खोज करने की अनुमति दी गई है। शेल गैस और तेल की खोज और उत्पादन के दौरान पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने लाओस में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो इस सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों के नेताओं के साथ आसियान भारत व्यापक रणनीति साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की तथा सहयोग की भावी दिशा में तय करने पर भी चर्चा की। शिखर सम्मेलन में आसियान भारत साझेदारी की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए एक नई आसियान भारत कार्य योजना 2026 से 30 बनाने पर सहमति व्यक्त की गई तथा 2 संयुक्त वक्तव्यों को भी अपनाया गया। भारतीय प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन की थीम एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस की दिशा में 10 सूत्री योजना की भी घोषणा की है। अपनाए गए 2 संयुक्त वक्तव्य यानी जॉइंट स्टेटमेंट्स की जो निम्नलिखित है वो देखते हैं कौन कौन से हैं। आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर संयुक्त वक्तव्य, व्यापार को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सहयोग के लिए आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा में तेजी लाना तथा संयुक्त गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर को शुरू करने का भी स्वागत किया गया। डिजिटल रूपांतरण को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य। पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI। इसमें DPI के विकास में सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करना, क्षेत्रीय एकीकरण के लिए संयुक्त पहलों को लागू करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र आदि से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करना शामिल है। वित्तीय प्रौद्योगिकी, नवोन्मेषी डिजिटल समाधानों के माध्यम से सीमा पार भुगतान प्रणालियों पर सहयोग की संभावना तलाशना और साइबर सुरक्षा में देखते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता की शुरुआत करना। अब देखते हैं भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 10 सूत्रीय योजना के मुख्य क्या बिंदु रहे हैं हमारे। वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाना तथा विविध जन केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से एक्ट ईस्ट नीति के दशक का जश्न मनाना। 2025 तक आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते AITIGA की समीक्षा करना। बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान के विषय में। आसियान की स्थापना 1967 में आसियान घोषणा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इस घोषणा पत्र पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओ, PDR, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक। भारत के लिए आसियान का महत्व आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध। भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान की भागीदारी 11% है। हिंद प्रशांत रणनीति पर समन्वय। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत रणनीति के लिए काफ़ी महत्व रखता है। पूर्वोत्तर के साथ कनेक्टिविटी देखते हैं। इसमें उदाहरण के लिए कालादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग आदि शामिल है। अब बात करते हैं भारत के व्यापार डेटा के अनुसार भारत का वस्त्र क्षेत्र 2030 तक $350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा। भारत का वस्त्र क्षेत्र सभी प्रकार के वस्त्र निर्यात, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट्स में वर्ष दर वर्ष 11% वृद्धि के साथ प्रगति कर रहा है। वस्त्र उद्योग के विकास के प्रमुख कारक दिखते हैं एंड टू एंड मूल्य श्रृंखला क्षमता, मजबूत कच्चा माल आधार, बड़ा निर्यात फुटप्रिंट तथा सशक्त और तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार। अब देखते हैं भारत के वस्त्र क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। भारत का घरेलू परिधान और वस्त्र उद्योग देश की GDP में लगभग 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात में 12% का योगदान देता है।
वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4% है। वस्त्र मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 2023 के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वस्त्र और परिधान उद्योग देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यह उद्योग लगभग 45 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है और संबद्ध उद्योगों में 100 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। अब इस क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं वो देखते हैं। वस्त्र क्षेत्र से जुड़ी जो चुनौतियां हैं आपकी, चीन और वियतनाम जैसे कम लागत पर कपड़े तैयार करने वाले देशों से भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसके कारण भारतीय बाजार पर दबाव उत्पन्न होता है। भारत में पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिकों का अभाव है। यह अभाव विशेष रूप से डिजाइन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। लघु और मध्यम आकार के वस्त्र उद्यमों को अक्सर निवेश के लिए वहनीय पूंजी प्राप्त करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स, बिजली आपूर्ति और परिवहन नेटवर्क वस्त्र उद्योग की दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब देखते हैं वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए उठाए गए कदम। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, यह वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, यह चिन्हित हथकरघा क्लस्टर्स के भीतर और बाहर हथकरघा बुनकर का संधारणीय विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। भारत में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी गई है और प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क्स योजना लागू की गई है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन संचालित किया जा रहा है इसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ है, राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक 2024 का मसौदा जारी किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पब्लिक फीडबैक के लिए राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक 2022 का मसौदा जारी किया गया है। इस विधेयक के उद्देश्य देखते हैं। सुशासन के माध्यम से खेल के विकास, एथलीटों के कल्याण और नैतिक पद्धतियों को बढ़ावा देना, खेल महासंघों के अभिशासन गवर्नेंस के लिए संस्थागत क्षमता, प्रासंगिक मानक स्थापित करना और खेल संबंधी शिकायतों और खेल से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत एवं प्रभावी प्रक्रियाएं स्थापित करना। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान पर एक नज़र डालते हैं। खेल विनियामक बोर्ड, यह विधेयक राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने तथा अभिशासन और नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण होगा। नैतिक मानक कौन से हैं? इसमें नैतिक आयोग और विवाद समाधान आयोग की स्थापना के साथ खेल महासंघों के लिए अनिवार्य नैतिक अभिशासन हेतु प्रावधान किए गए हैं। इससे अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। एथलीट आयोग, इसमें सरकारी वित्त पोषण द्वारा एथलीट आयोगों के गठन को अनिवार्य किया गया है ताकि एथलीटों को अपने मुद्दों को व्यक्त करने और निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक मंच मिल सके। एथलीट प्रतिनिधि, खेल निकायों में मतदान करने वाले सदस्यों का 10% उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट SOMS होंगे। इन SOMS को एथलीट आयोगों द्वारा प्रतिनिधियों के रूप में चुना जाएगा। एक कार्यकारी समिति होगी जिसमें एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी होगा। सुरक्षित खेल नीति, इसका उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का पालन करते हुए एथलीटों, विशेषकर नाबालिग और महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाना है। डोपिंग रोधी अनुपालन, इसके लिए सख्त डोपिंग रोधी उपायों और अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानकों को लागू किया जाएगा। सार्वजनिक जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खेल संगठन सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन आएंगे। जेंडर रिप्रेजेंटेशन, यानी शासी निकाय के सदस्यों में कम से कम 30% महिलाएं होंगी। ठीक है, अभी ये राष्ट्रीय खेल अभिशासन विधेयक 2024 का जो मसौदा जारी किया गया उसके विषय में अभी हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट। विश्व बैंक ने साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नज़र डालते हैं। दक्षिण एशिया में आउटपुट ग्रोथ अन्य सभी उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था क्षेत्रों की तुलना में अधिक रहने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में अत्यधिक गर्मी, बाढ़ और मौसमी संबंध अन्य संकटों का खतरा बढ़ रहा है। भारत में छोटी कंपनियां बढ़ती गर्मी और बाढ़ दोनों से अधिक प्रभावित होती है। महिला श्रम बल भागीदारी, यह 32% के साथ अभी भी कम बनी हुई है। हालांकि लैंगिक समानता के माध्यम से आय वृद्धि की संभावना को उजागर करती है। विवाह दक्षिण एशिया में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी को कम करता है। ठीक है, अब देखते हैं करेकल के विषय में। गुजरात कच्छ के चाड़वा राखल क्षेत्र में करेकल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित करेगा। करेकल मध्यम आकार की जंगली बिल्ली के बारे में देखते हैं। विशेषताएं इसकी है, एकांतप्रिय और रात्रिचर प्राणी है। ये अपने फुर्तीलेपन और एक नियत ऊंचाई तक उड़ते पक्षियों को पकड़ने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ये अपने इलाके में तथा मुख्यतः अकेले या जोड़े में रहता है। पर्यावास इसका शुष्क सवाना एवं वन्य क्षेत्र तथा झाड़ी युक्त भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों में
उबड़ खाबड़ इलाका। प्रसार अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया, पाकिस्तान और भारत के शुष्क क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश में। संरक्षण स्थिति IUCN की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न के श्रेणी में श्रेणीबद्ध है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और संरक्षण प्रयास 2021 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय ने प्रजाति पुनः प्राप्ति कार्यक्रम के तहत कराइकल को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, कराइकल के विषय में हो गया। अब बात करते हैं कांगो बेसिन की। एक हालिया अध्ययन के अनुसार चॉकलेट की बढ़ती मांग और वनों की कटाई के कारण कांगो बेसिन में कोको की खेती में काफ़ी उछाल आया है। कांगो बेसिन के विषय में देखते हैं। यह पश्चिमी भूमध्य रेखीय अफ्रीका में स्थित है। यहाँ अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन मौजूद है। इसे अफ्रीका के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। यहाँ विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड भी पाए जाते हैं। पीटलैंड स्थलीय आर्द्रभूमि परितंत्र होते हैं। इनमें जल भराव की स्थिति के चलते पादप सामग्री पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाती हैं। अब बात करते हैं TDP-1 DNA रिपेयर एंजाइम। कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने TDP-1 नामक DNA रिपेयर एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर के इलाज में एक उम्मीद पैदा की है। TDPI टायरोसिल DNA फॉस्फोडिएस्ट्रेज 1 के विषय में। यह मनुष्य में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण एंजाइम है। यह एंजाइम क्षतिग्रस्त DNA क्षार को हटाकर DNA की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सफलता कैंसर के इलाज में सटीक चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता को उजागर करती है। इस पद्धति का इस्तेमाल खासकर उन कैंसरों के इलाज में किया जाता है जो वर्तमान उपचारों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, बात करते हैं राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर और टेली मानस के 2 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। इस वर्ष के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया, यानी इट इज़ टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग टेली मानस के विषय में देखते हैं। इसके उद्देश्य हैं संपूर्ण देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से किफ़ायती व गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित कराना। और यह पहल 2 स्तरीय प्रणाली के रूप में कार्य करती है। टियर 1 में प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ राज्य टेली मानस प्रकोष्ठ, और टियर 2 है फिजिकल और संजीवनी ऑडियो विजुअल परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP या मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ। नेक्स्ट है ब्राह्मी अभिलेख। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के अमरावती मंडल के धरनीकोटा गांव में एक ब्राह्मी अभिलेख मिला है। इस अभिलेख की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है जो 2री शताब्दी ईस्वी की है। ब्राह्मी अभिलेख के बारे में देखते हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। यह माना जाता है कि इस लिपि का विकास मौर्य काल में हुआ था। ब्राह्मी लिपि का जो अभिलेख है हमारा, इसका विकास मौर्य काल में हुआ था। ब्राह्मी अधिकांश वर्तमान भारतीय लिपियों की जननी है। अन्य भारतीय लिपियों में इनमें देवनागरी, बंगाली, तमिल, मलयालम आदि शामिल हैं। महत्वपूर्ण ब्राह्मी अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक गुफा अभिलेख आदि। ठीक, अब बात करते हैं खसरा और रुबेला की। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों ने 2026 तक क्षेत्र से खसरा और रुबेला के उन्मूलन का नया लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र में अपनाया गया है। खसरे के बारे में देखते हैं। यह एक अत्यधिक संक्रामक और गंभीर वायुजनित रोग है। यह रोग वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने या छींकने से फैलता है। रुबेला के बारे में देखते हैं। ये एक संक्रामक वायरल संक्रमण है। यह हवा में मौजूद संक्रमित व्यक्ति की ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से फैलता है। इस रोग से ज़्यादातर बच्चे और युवा प्रभावित होते हैं। आप देखते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कॉन्ग को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका यह काव्यात्मक गद्य ऐतिहासिक आद्यतों और मानव जीवन की नाजुकता को केंद्र में रखता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। स्थापना उसकी, ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित किए गए थे।
ये पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे। प्रत्येक पुरस्कार श्रेणी के तहत 10 मिलियन क्रोनर की राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनका प्रशासन स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित नोबेल फाउंडेशन करता है। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में हर साल दिए जाते हैं। ये 6 श्रेणियाँ हैं: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान पुरस्कार यानी अर्थशास्त्र में नोबेल की स्थापना की थी। 1974 में नोबेल फाउंडेशन के नियमों में यह प्रावधान किया गया कि पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। यदि पुरस्कार की घोषणा के बाद संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पुरस्कार देने का प्रावधान है। नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा की। अब देखते हैं जो हमारे सुर्खियों में रहे हैं व्यक्तित्व। वो हैं श्री रतन नवल टाटा, 1937 से 2024। हाल ही में प्रतिष्ठित भारतीय उद्योगपति एवं लोकोपकारक श्री रतन टाटा का निधन हो गया है। उनके अनुकरणीय औद्योगिक नेतृत्व में उपलब्धियां देखते हैं। इनके नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व $5 बिलियन से बढ़कर $100 बिलियन से अधिक हो गया है। यह समूह भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। उन्होंने दुनिया की सबसे किफ़ायती कार टाटा नैनो लॉन्च की थी। इस कदम का उद्देश्य लाखों निम्न आय वाले लोगों के लिए किफ़ायती व सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना था। पेटा इंडिया द्वारा रतन टाटा को उनकी अविन्या कॉन्सेप्ट कार में वीगन इंटीरियर के उपयोग के लिए क्राउड फ्रेंडली फ्यूचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस कॉन्सेप्ट का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण को बढ़ावा देना था। पुरस्कार पद्म भूषण 2000 में, पद्म विभूषण 2008 और अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 में इनको मिला था। ठीक है, मूल्य हैं ईमानदारी, करुणा, सादगी, नवप्रवर्तक आदि। ठीक है, तो ये हुई हमारी आज की न्यूज़ के विषय में जितने भी हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी सब पे हमने चर्चा की, डिस्कशन किया। अब मिलते हैं इसी के साथ कल अपनी नई खबरों के साथ।